नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों का आज 38th यानी कि 38वां क्लास हुआ। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आप जैसे एलपी का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आप सभी को पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आपके सवाल बनेंगे। लेकिन आप जेई की तैयारी कर रहे हो, झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, दिस दैट एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम है मेरे भाई, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एसएससी वगैरह एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लेकिन रेलवे में यही चले जाएंगे तो आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। और एकदम ये सब्जेक्ट भी मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये टॉपिक भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होगा, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थी आप लोगों की, और इसके बाद आप लोगों का जो डिमांड है हीट एंड टेम्परेचर, उस पर भी आएंगे हम लोग। ये थोड़ा लंबी रेस की घोड़ा, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक लंबी रेस की घोड़ा है, ठीक है ना। तो इसको ख़त्म करने में भी तगड़े टाइम लगेंगे और तगड़ा समय भी लगेगा, तो तगड़ा कंसेप्ट भी देंगे और तगड़े तरह से ख़त्म भी करेंगे, इसको याद रखिएगा। कल की वीडियो आपने देखी थी ओम्स लॉ, मतलब जो ओम्स का नियम था मैंने डिलीवर दिया था डिजिटल बोर्ड पे। बात बन नहीं पाई भाई, डिजिटल बोर्ड मतलब नहीं हो पाया एक्सेस, तो फिर से मैं कॉपी पेन पे ले रहा हूँ। पर पूरी कोशिश है कि किसी तरह से डिजिटल बोर्ड एक बार आ जाए, क्योंकि आप अपने हुनर को डिजिटल बोर्ड के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, और बहुत ही आसानी वे में। अगर आपके पास अगर कुछ थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है तो ठीक है ना, मतलब वो फील हो रहा है आज मुझे कॉपी पेन में पढ़ाते हुए। लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक एक बार बस मुझे किसी तरह से भी एक बार, ठीक है ना, मौका मिल जाए डिजिटल बोर्ड के पास। बाकी ठीक है, देखा जाएगा। तो सर चलिए, बस इतनी सी बातें हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आज हमें स्टार्ट करनी है, और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मैं बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, पूछता हूँ, आपकी डाउट लेता हूँ, आपकी हर चीज़ों का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो फोकस स्टडी भी तभी आप सर्च करिएगा। और भाई वीडियो पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगता है, और मैं 100 अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कहता हूँ कि आप एक बार पूरी वीडियो देखिएगा, आप फिर कहीं जाने का नाम नहीं लीजिएगा। तो भाई एक बार मेरे लिए ना सही, आप अपने जो जिस भी एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली वे में अगर तैयारी कर रहे थे, इस वीडियो को कंप्लीट देके और ज़रूर से अपना एक कमेंट ज़रूर मुझे करिए, ठीक है। और जितनी क्लासेस अभी हमने कर ली है, अगर आपने नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जा करके सारी क्लासेस को अटेंड करिए। तो चलिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं आज की इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है भाई। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी परेशान मत होइए, मुझे सब पता है, प्रोजेक्शन एंड व्यू और ज्योमेट्रिकल फिगर। चलिए आइए, क्योंकि हमने 2 टॉपिक वहाँ ख़त्म कर लिए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हम आसानी से तो पहुँच नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। देखिए ये आपका यूनिवर्स है। यूनिवर्स कहने का मतलब ये क्या है, आपका ब्रह्मांड, हिंदी में हम इसे कहेंगे ब्रह्मांड। पृथ्वी में या फिर यूनिवर्स में या फिर ब्रह्मांड में केवल 2 चीज़ें ही, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है केवल 2 चीज़ें से ही मिल करके बनी है। ये वो 2 चीज़ कौन सी है, एक तो आपका है, इंग्लिश में कहते हैं मैटर, या फिर इसे हम हिंदी में कहेंगे पदार्थ। और दूसरी चीज़ जो होती है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, या फिर हम उसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। कुछ भी चीज़ें जो इस यूनिवर्स में आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल ये 2 चीज़ों से ही मिल करके बनी है, एक आपका मैटर और एक है आपका एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, और मैटर बोले तो पदार्थ। यानी कि ब्रह्मांड केवल और केवल 2 चीज़ों से मिल करके बनी है, ऊर्जा और पदार्थ, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि इस जो एनर्जी को आप देख रहे हैं, इस एनर्जी को आप कहाँ स्टडी करते हैं। तो साइंस की जो एक ब्रांच है जिसको आप कहते हैं फिजिक्स, इस फिजिक्स में आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी, ठीक है ना, जितनी भी एनर्जी है, पूरा जो आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, इस एनर्जी के बारे ही आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है सर। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया फिजिक्स के बारे। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर, तो वहाँ पर भी आएंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि ये जो मैटर या पदार्थ या फिर जो एनर्जी है, किसको कहेंगे, या फिर अगर सर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो, किसे हम पदार्थ कहें और किसे हम एनर्जी कहें, तो ये कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ें, अगर वो पदार्थ है या नहीं है, या फिर वो एनर्जी है, तो उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है भाई। पहली कंडीशन क्या, कि
आप किसे पदार्थ कहेंगे, मतलब मैं आपको जो दो कंडीशन देने जा रहा हूँ, ये दो कंडीशन इसलिए कि अगर आपको मैं अगर बोलूँ कि ये एनर्जी है, ये जो आपको मैंने ढक्कन रखा है, पेन का जो कवर है, ये मैटर है या फिर एनर्जी है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो मैं दो कंडीशन दिया हूँ, अगर ये दो कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो ये मैटर हो जाएगा, और अगर ये दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा, ये कवर या पेन का ये जो ढक्कन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसके दो कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन ये कि आप मैटर या पदार्थ उसे कहेंगे जिसके पास क्या होगा, अपना खुद का मास होगा, ठीक है ना, हैविंग मास, यानी कि द्रव्यमान इसे कहेंगे, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती होगी, ठीक है ना, स्थान छेकेगी, स्थान लेगी, या फिर आप कहते हैं स्पेस क्या करेगी, ऑक्युपाई करेगी, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो आपने जब इसे अपने हाथों में लिया तो आपको कुछ इसका वेट फील हुआ, हो सकता है 0.00005 ग्राम हो सकता है, लेकिन इसका कुछ ना तो कुछ इसका मास होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है भाई। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि ये क्या है, स्थान छेक रही होती है, या फिर आप इसे कहते हैं स्थान ऑक्युपाई करती है। तो चलिए देखते हैं, आपने इस पेन को यहाँ, ढक्कन को यहाँ रखा, तो इसने इतना स्पेस तो भाई ऑक्युपाई कर ही लिया, देखिए इतना स्पेस इसने क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। यानी ये अब क्या है, ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है, इट मीन्स इसके आप क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। कई बार कई जगहों में मैंने देखा कि पदार्थ के डेफिनेशन में ये भी चीज़ बताया गया है कि वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ती है वो आपका क्या होगा, पदार्थ होगा। लेकिन मैं इसको आपको इस जो चीज़ों को अभी मैंने आपको बोला, कई जगह आपको क्या बताया जाता है कि वो सारी चीज़ें जो आप अपनी आंखों से देख सक रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, पदार्थ होगा। तो हमें ये बताइए, हवा, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपका हवा की, तो हवा ये आप क्या कर सकते हैं, अपने आंखों से देख नहीं सकते, इट मीन्स हवा क्या हो गया, आपका एनर्जी हो गया। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आपको ये डेफिनेशन दिया जाता तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन क्यों गलत है। हवा तो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, इट मीन्स हवा क्या हो गई, आपकी एनर्जी हो गई, हाँ, इसका मतलब तो यही हो गया ना। लेकिन मैंने ये जो दो कंडीशन दिया, क्या ये दो कंडीशन हवा सेटिस्फाइड कर रही है, अगर ये दो कंडीशन हवा सेटिस्फाइड कर गई, इट मीन्स हवा आपकी पदार्थ होगी। चलिए मैं बताऊं तो हवा क्या, हवा की अपनी कोई मास होती है। तो देखिए आपके पास फुटबॉल बॉल जो होता है एकदम पिचका सा है, ठीक है, एकदम नया है, पचका हुआ है, आप जैसे ही उसमें हवा भरते हो तो आपका वो जो फुटबॉल होता है, अब आप उसे हाथ में लेंगे तो आपको एक वेट फील करेगा। तो वो जो वेट आपने फील किया, वो वेट किस कारण फील किया, तो इस हवा के कारण ही तो आपको वेट का फील हुआ, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या ये स्पेस ऑक्युपाई करता, तो बिल्कुल आपका ये फुटबॉल इस प्रकार से अभी मुड़ा हुआ था, जैसे ही इसमें आपने हवा भरा तो ये फुटबॉल इस प्रकार से इतना बड़ा हो गया, तो इसने इतना स्पेस क्या कर दिया, ऑक्युपाई कर लिया। तो अब बताइए आपका हवा पदार्थ हुआ या फिर एनर्जी हुआ, ये हालांकि आपकी आंखों से ये दिख नहीं रहा ये हवा, तो आपका ये दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। वो तीसरी बातें मैंने जो कही कि वो हर चीज़ जो आपको दिखती है वो पदार्थ होती है, ठीक है, वो हर चीज़ें जो आपको दिख रही होती है वही पदार्थ होती है, ऐसी बात नहीं है। हवा आपको दिख नहीं रही होती है लेकिन ये फिर भी आपकी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। यानी वो कंडीशन नहीं फिल कर सकते हैं आप, सही। आपके लिए ये दो कंडीशन है कि आपको कोई भी चीज़ को बताना है कि वो पदार्थ है या नहीं, तो उसके लिए दो कंडीशन क्या, कि उसके पास क्या होना चाहिए, खुद का मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी। बाकी अब हम आते हैं ये पदार्थ के पास, तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, प्लास्टिक ले लो, तो प्लास्टिक की भी क्या है, आपकी अपनी मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। ये पेन ही ले लो, प्लास्टिक की बनी है, मतलब समझ गए ना, कॉपी वगैरह को। अब एनर्जी में आप कुछ भी ले सकते हैं, अब एनर्जी जितनी भी एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो भी चीज़ें है, लाइट हो गया आपका, ठीक है ना, लाइट एनर्जी हो गया आपका, साउंड एनर्जी हो गया आपकी, करंट है गई, ठीक है ना, करंट भी क्या एक एनर्जी ही तो है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना भाई, एनर्जी आप कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब ये मैटर की अगर हम बात कर लें तो इस मैटर की स्टडी हम कहाँ करते हैं, तो देखिए पदार्थ भी जो है आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, मैटर भी जो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स के कौन कौन, एक तो आपका लिविंग होगा, ठीक है, और एक आपका होगा नॉन लिविंग। एक क्या होगा आपका लिविंग और एक होगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब क्या होगा, आजीवित, ठीक है ना, आजीवित हो गया, और ये क्या हो गया आपका जीवित। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो पदार्थ जो लिविंग है, और इसका मतलब ये कि वो पदार्थ नॉन लिविंग है, जो क्या कर रहा है, सांसें नहीं ले रही है। तो नॉन लिविंग जितने भी मैटर हैं, ठीक है ना, इसको आप कहाँ स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको ये जो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। और जो लिविंग
मैटर होते हैं आप उससे कहाँ स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी में, ठीक है। और ये जो लिविंग जो मैंने आपको बताया पदार्थ, ये आप किसको क्लासीफाई किए हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में, तो इस पदार्थ को, इस मैटर को आपने क्या किया है, क्लासीफाई किया है लिविंग में और नॉन लिविंग में। ये जो लिविंग है इसकी स्टडी आप कहाँ करते हैं, बायो में, जो आप क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। पूरी इसकी पूरी सेल के बारे आप स्टडी करते हैं। आपका पूरा का पूरा बॉडी ही इस सेल से मिलकर के बना होता है। सेल के अंदर आपके अंदर क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉयड होती है, लाइजोसोम होती है, उसकी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो क्या उसका वर्क होता है, किस तरह से चीज़ें चल रही होती है, उसके बारे में पूरी स्टडी कर रहे होते हैं। और फाइनली आप जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, जो नॉन लिविंग मैटर है, जैसे ये आपका पेन, ये प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, उसके बारे आप जो कोयला हो गया, इसकी जो स्टडी कर रहे होते हैं, कोई एटम है उसके बारे जो स्टडी कर रहे होते हैं, वो केमिस्ट्री में आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो बताइए, फिजिक्स क्लियर हो गया कि फिजिक्स में एनर्जी की स्टडी होगी, केमिस्ट्री क्लियर हो गई कि मैटर की स्टडी करेंगे, बट वो कौन सा मैटर होगा, नॉन लिविंग मैटर होगा। बायोलॉजी आपकी क्लियर हो गई, आप किसकी स्टडी करते हैं, सेल की। सेल बोले तो लिविंग सेल, ठीक है ना। लिविंग सेल कहने का मतलब ये है कि वो जो मैटर होगा वो कैसा होगा, लिविंग होगा। और ये मैटर को यहाँ पर बायो में हम क्या कह देते हैं, सेल के बारे, सेल का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो सेल, ये पूरा एक जो ह्यूमन बॉडी आप जो देख रहे होते हैं, ठीक है मेरे भाई, देखिए इस जो इंसान को आप देख रहे हैं अभी, ये जो आपको ये इंसान दिख रहा है, ये इंसान किससे मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के ही बना हुआ है, ठीक है। अब इस सेल के बारे, इसका बॉडी का पूरा भाग सेल से मिलकर बना है, तो आप सेल की स्टडी करते हो। और जब आप सेल की स्टडी कर लेते हो तो इस पूरे इस ह्यूमन के बारे आप पढ़ते हैं कि ह्यूमन के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन के अंदर कैसे सर्कुलर मोशन बोल रहा, सर्कुलरिटी फंक्शन जितनी भी है, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन होना, ठीक है, हार्ट कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ों के बारे में फिर आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हार्ट में भी जो भी चीज़ें मिल करके बनी होती है, हार्ट का भी फॉर्मेशन कैसे हुआ होता है, तो सेल से। यही है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बायो में। चलिए कोई बात नहीं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर हमें पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और सर आप कहाँ लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को मुझे आपके पास पहुँचाने के लिए मुझे आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब तक मैं इस इलेक्ट्रॉन के पास ना आ जाऊँ तब तक मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बस इस इलेक्ट्रॉन की खोज पे ही हम इतने दूर तक आए हैं, और धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉन के पास भी पहुंचेंगे। अब आइए देखिए, हमने अभी पढ़ना क्या है भाई, हाँ पढ़ना तो हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा कुछ चीज़ें मुझे ये बताइए, जैसे ये आपका पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, मैंने एक ये आपका कोई भी कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक होगा या कुछ भी चीज़ होगा, ये जो आपका मैटर है, ठीक है ना, ये मैटर बोले तो ये पदार्थ है, ये क्या होगा, छोटे छोटे, ये जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है ना। किससे मिल करके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके इस प्रकार से बने होते हैं। यानी कि एक जो आप मैटर देख रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसी कवर की मैं बात कर लूँ, ठीक है, इस कवर की अगर आप बात कर रहे हो तो ये कवर कैसे बनेगा, एकदम छोटे छोटे कई ऐसे क्या होंगे, इनके पास पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये पार्टिकल्स है। यानी कि ये पार्टिकल जो सबसे छोटा सा जो कण दिख रहा है, यानी जब बहुत सारे कण जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आपका एक मैटर का निर्माण होता है, ठीक है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में आप इसको क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं, ठीक है। डाल्टन आए थे, उन्होंने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपकी एटम है, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम है। बाद में फिर से 1932 1911 यानी 19वीं सदी की बात है, वहाँ पर फिर से अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया, तो बताया गया कि एटम्स के बाद एटम के अंदर ही, ठीक है ना, इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन देखा गया, न्यूट्रॉन देखा गया, कई तरह के आपके एंटी पार्टिकल्स मिले, ठीक है ना, कई एंटी पार्टिकल्स मिले। मैं इसके ऊपर आऊँगा, इसके लिए परेशान नहीं हो, ये पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है सर, तो इसमें हमें बस इलेक्ट्रॉन के पास आना है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आ रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी के पास, तो ये सब तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो कई सारे फिर रिसर्च किया गया, तो फिर यहाँ पे आपको क्वार्क के बारे जानकारी मिली, और फाइनली उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे, ये क्वार्क कैसे बना था, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मिलते हैं तो क्वार्क की फॉर्मेशन होती है। फिर फाइनली अभी जो हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिस पर अभी रिसर्च चल ही रही है सारे साइंटिस्ट की, वो है आपका गॉड पार्टिकल्स, ठीक है ना, गॉड पार्टिकल्स। देखिए हमारे पास जब हमने 1900 की बात कर ले, 1910 1911 1922 की बात है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताया गया आपके क्या है, एटम है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताया गया, आपकी एटम है।
फिर फर्दर इस पर क्या किया गया, रिसर्च किया गया, तो देखा गया कि एटम से भी सबसे छोटी यूनिट पाई जाती है जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर एंटी पार्टिकल्स मिले, उसके बाद क्वार्क मिले, फिर अभी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो हम बात करते हैं वो आपकी क्या होती है, गॉड पार्टिकल, जिस पर अभी रिसर्च चल ही रहा। ठीक है, अब आते हैं एटम्स के पास में हम लोग। ठीक है, इस एटम के पास में देखिए एटम का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एटम का इस मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एटम है। ठीक है भाई, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम नाम देते हैं नाभिक, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या बोला, मैटर, मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन और इसी को हम लोग ना जब एटम में चलेंगे, एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो इसी कण को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एटम का नाम देते हैं। देखिए ये बहुत डिटेल पार्ट है केमिस्ट्री का, हालांकि मैंने इसको बहुत डिटेल में 4 घंटे का लेक्चर अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पे, खैर उतना आपके पास टाइम नहीं होगा, मुझे पता है कितने अच्छे से मैंने समझाया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर से हम समझाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। अभी हमें पढ़ना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका एक एटम है। ठीक है, ये एटम कौन सा एटम होगा, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अभी हालांकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, मैंने क्या कहा, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट, बट बाद में रिसर्च किया गया साइंटिस्ट के तरफ से, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन उससे भी जो सबसे छोटी यूनिट है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी पार्टिकल, क्वार्क, और सबसे स्मॉलेस्ट अभी गॉड पार्टिकल है, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन जो बताया गया था उस समय डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एटम का जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो उसके अंदर इस प्रकार से गोल सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, नाभिक देते हैं। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। बताइए इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि पूरी जो ब्रह्मांड है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो मैटर और एक एनर्जी। एनर्जी या और मैटर, मैटर कौन होगा, मैटर कौन होगा, एनर्जी। तो अगर मैटर हम क्लासीफाई कर लें भाई, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है, हमें पता चल जाए मैटर ये है, तो सिंपल सी बात है ये एनर्जी होगा। तो हम पता कर लेंगे मैटर कैसे, तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, तो उसके पास क्या होना, अपना खुद का मास होना चाहिए, दूसरा वो स्पेस ऑक्युपाई करता होगा या फिर स्थान छेकती होगी। ठीक है, तो वो आपका मैटर होगा। अगर ऐसा चीज़ नहीं है तो वो आपका क्या होगा, एनर्जी। अब मैटर में ऐसा कोई भी डेफिनेशन ना पड़े या फिर लिखें कि वो आपके आंखों से दिखती हो, विजिबल हो, हवा आपकी आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपकी मैटर है। ठीक है, आइए क्यों है, मैंने बता दिया था एग्जाम्पल फुटबॉल का देकर, बलून का ही ले लीजिए। बलून में जब आप देखिए, अभी आपको बलून किस प्रकार से, इस प्रकार से मान के चलिए बलून भी दिख रही है, आप इसमें जैसे ही हवा भरते हैं तो यही बलून आपको किस इस प्रकार से पूरा इतना बड़ा सा दिखता है। तो ये स्पेस भी देखिए इतना छेक लिया, और थोड़ा सा वेट भी इसमें आ गया, क्यों, हवा के कारण ही, समझ रहे हैं। अब आइए फिर हमने बात क्या कि फिजिक्स को में हमने देख लिया कि एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, और फिर हमने देखा ये मैटर को दो भाग में रखा, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लिविंग जो सेल का नाम देते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मैटर कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और इस पार्टिकल यानी कि उस कण को ही हम क्या नाम देते हैं, एटम। सबसे छोटा यूनिट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू डाल्टन 1920-1922 की बात है, कहा गया था कि एटम जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो एटम के बाद फिर रिसर्च हुआ, एटम के अंदर इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा गया। ये जो एटम है आपको, जो मैंने ये फिगर बनाई, इस एटम का ही पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया गया, स्टडी किया गया, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी इस एटम की स्ट्रक्चर का नाम ही रखा गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। उसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ है, किस प्रकार से किस ऑर्बिट में वो चक्कर काट रही होती है, सारी चीज़ें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, इसलिए नाम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटॉमिक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। बाद में देखे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा, फिर एंटी पार्टिकल्स, क्वार्क, गॉड पार्टिकल्स, ये सबसे छोटी इकाई है अभी गॉड पार्टिकल्स। तो ये आपका एटम है, एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, यानी कि हम जिसे क्या नाम देते हैं, नाभिक। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए डाल्टन ने बताया था क्या कि जो आपका ये एटम है, इस एटम के चारों तरफ आपकी जो है ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रही होती है अपनी, इस तरह से कई तरह की कक्षाएं होती है, ठीक है ना, ऑर्बिट होते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रही है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। मैं फ्रेज बनाऊँ यहाँ पर एक बार, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका एटम हो गया, ठीक है भाई, और ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। यानी यहाँ पर आपका क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, और यहाँ आपकी क्या है, ये कई कक्षाएं होगी। ठीक है, अब ये कक्षाएं कैसे आप डिसाइड करेंगे, ये भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही होगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपकी घूम रही होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और ये क्या आपका प्रोटॉन है, और ये क्या है आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये क्या हो गया, अंदर में प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। ठीक है ना भाई,
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस को आप क्या बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियस को आप क्या नाम दे सकते हो, गर्ल्स। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के पीछे चारों तरफ कौन घूम रहा होता है, ये लड़का, यानी ये लड़का ही ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन के पास हम पहुंच गए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी जो आपने एटम देखा, यानी कि जो मैटर की बात की, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं मैटर, ये इसका जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हमने क्या नाम दिया, एटम। और वो एकदम जो छोटा सा पार्टिकल उसको हमने यहाँ पर रखा है। सोचिए कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की जा रही है। उस एक एटम, सोचिए इतना एटम का एक एटम मैंने निकाला है, ठीक है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, आपकी प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा होता है, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब चीज देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है आपके मन में ये भी बात आ रही है भाई ये घूमते घूमते ये बाहर क्यों नहीं चल जाता है, क्यों नहीं चल जाता, तो इनके बीच भी एक फोर्स काम कर रही होती है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई चीज एक दूसरे के बाउंडेड होती है, जैसे ये आपका पेन है और इस पेन के चारों तरफ ये ढक्कन इस प्रकार से घूम रही है, तो ये तभी घूमेगी, तो ये जब तभी घूमेगी जब ये क्या होगी, ये ढक्कन इससे बाउंडेड होगी, यानी इससे रस्सी लगा दी तब ये चारों तरफ यानी घूमती रहेगी इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, ये आपका, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये इसको आपको घुमाना है, ये इस तरह देखिए, इसके चारों तरफ इसको घुमाना है, तो इसके चारों तरफ ये क्या करेगी, घूम रही है, तब तक घूमेगी जब तक इसके बाउंडेड रहेगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, बाहर फेंका सकती है, ठीक है, बाहर चली जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कई केस में बाहर आएगा, कब आएगा, जब इसको बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, कोई हीट एनर्जी मिल जाए, कोई थर्मल एनर्जी मिल जाए, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगी। और जैसे ही ये एटम से बाहर आई, समझिएगा सर, देखिए बहुत ही हम माइक्रोस्कोप पे चीज़ें समझ रहे हैं, मैं फ्रेश पेज पे चलता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कितना प्रेम से आपके लिए कंटेंट रेडी किए थे वर्क एनर्जी पावर का, लेकिन कोई नहीं, इसका भी हम सुधार, हालांकि वर्क एनर्जी पावर पूरा पढ़ा दिए भाई, ठीक है, कुछ चीज़ छूटा नहीं है उसमें, आपका एकदम मलाई कंटेंट है। चलिए मैं फिर से और अच्छे से फिर से चीज़ें समझाता हूँ, जो भी चीज़ें हमें और भी जो चीज़ें अभी हम लोग समझ रहे थे। देखिए हमने बात की कि एटम के बारे में, ये आपका क्या है, एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियस होता है, मैं मान के चल रहा हूँ ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, कोई भी चीज़ किसी के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रही है, ये है, ठीक है, ये आपका ढक्कन है, यानी कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। अब इसके चारों ओर ये आपका पेन जो है इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, यार ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही है। और ये तब तक घूमेगी इलेक्ट्रॉन जब तक कि आप ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है ना। अरे भाई सिंपल से समझो, आप किसी के चक्कर तब तक काट रहे होते जब तक आप उससे बाउंडेड हो, ठीक है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गए तो क्या आप उसको, या आप या फिर वो आपके चारों तरफ घूमने देगी या फिर आप घूमोगे, नहीं। तो इट मीन्स बाउंडेड। और कोई भी चीज़ जब बाउंडेड होगी तो उसके बीच कोई ना कोई फोर्स या फिर कोई एक एनर्जी काम कर रहा होगा। और जब एक दूसरे से जब कोई चीज़ बंधी होगी ना, वहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी होती है, तो याद रखिएगा हमेशा वहाँ जो एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी काम होती है। और ये आपके एग्जाम का सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, देन द एनर्जी इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही होती है तो उसके बीच जो एनर्जी लगती है वो कैसी एनर्जी होती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक, तो नेगेटिव एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर याद, ये केवल देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ही लागू नहीं होगा, कोई भी, देखिए कई आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया है, अब आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बताइए, थोड़ा सा सोचिए। पूछ सकता है ना भाई कि अर्थ, ठीक है, पृथ्वी क्या है, सन के चक्कर काट रही है, ठीक है ना। अर्थ जो है, अर्थ क्या है, ये अर्थ जो है ये सन का चक्कर काट रही है, ये मान के चलिए ये सन है, यहाँ पे ये अर्थ इस प्रकार से घूम रही है इस प्रकार से, यानी ये अर्थ क्या कर रही है, यहाँ पे चक्कर काट रही है, किसकी, सन की, इस प्रकार से, ठीक है। सन तो एक जगह रुका हुआ है और अर्थ क्या है, इस प्रकार से चक्कर काट रही है। तो ये चक्कर काट रही है यानी कि इसके बीच जो एनर्जी लग रहा है, ठीक है ना भाई, ये कैसी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, सैटेलाइट पूछ ले आपसे एग्जाम में, हो सकता तो कैसी एनर्जी होगी सैटेलाइट में। सैटेलाइट का मतलब क्या है, सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है भाई। अब देखिए ये अर्थ है, कई तरह के सैटेलाइट संचार के माध्यम से छोड़ी गई, मान के चलते जियो है, ठीक है ना, जियो कंपनी ने अपना कोई एक सैटेलाइट छोड़ दिया ये, ठीक है, ठीक। तो ये सैटेलाइट अब ये क्या कर रहा है, इस अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है इसके बीच कैसी एनर्जी लग रही है, नेगेटिव एनर्जी है।
कहने का मतलब ये है नेगेटिव एनर्जी आपको काम कर रही होगी जब कोई भी दो चीज़ बाउंडेड होगी एक दूसरे से। ये देखिए सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है, मैंने करवा दिया है। अब इससे आपके कई तरह से घुमा के पूछेंगे। आपको पूछा एग्जाम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस, ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या आपका न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, नाभिक। और ये पूरा क्या आपका एटम है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूम रही है तो वहाँ पे कैसी एनर्जी काम कर रही है, तो नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कुछ मैं फैक्ट बताऊं अभी, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक चीज़ तो आप ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं आपको। देखिए न्यूक्लियस की खोज आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अच्छा इसको छोड़िए, हाँ चलिए ठीक है। न्यूक्लियस में आपकी खोज अगर पूछ लिया जाए तो 11 बोल रहा हूँ 1911 ईयर में खोज की गई थी इसकी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोज किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट आपको इसका पूछा जाता है जो साइज है, आप जो देख रहे हैं ना, ये साइज न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी होती है। तो ये भी याद रखिएगा, स्मॉल साइज होता है इसका। ठीक है ना, साइज कैसी होती है, स्मॉल साइज यानी कि छोटी सी आकार होती है इसकी, छोटी सी आकार होती है। ठीक है ना, जो साइज है न्यूक्लियस की बहुत, देखिए एटम ही खुद में बहुत छोटा है। मैंने दिखाया था कई सारे एटम है, सॉरी कई सारे आपके एटम है, मैटर जो बनी है आपकी। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये जो मैटर है यहाँ पे कई सारे छोटे 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 पार्टिकल्स, कण, यही कण को नाम मैंने दिया एटम। तो ये छोटे छोटे में से एक मैंने बाहर निकाला और उसके अंदर आपको और भी छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए साइज इसकी बहुत ही छोटी होती है। और इसी कारण आपके साइज एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी साइज इतनी छोटी होने के कारण कि इसकी साइज को जो आप मापते हैं किस पे मापते हैं, क्या आप मीटर में मापते हैं, क्या सेंटीमीटर में मापते हैं, क्या मिलीमीटर में मापते हैं। तो याद रखिएगा इसकी साइज को जो मापा जाता है फर्मी में मापा जाता है। ठीक है ना भाई, फर्मी में आपको ये भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि एक फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है ना, एक फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। साइज कैसा हो गया, स्मॉल साइज हो गया, साइज कैसी होगी, छोटी हो गई। फर्मी में आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस को मापेंगे, इसके साइज को मापेंगे। खोज कब हुई थी, 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। एक फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा आपसे कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इस पर कैसे चार्ज होगी। तो अभी मैं आपको यहाँ बस लिख दे रहा हूँ, इसको मैं अभी समझाऊंगा कैसे होगा। इसके ऊपर जो चार्ज होगी, ये मतलब ये जो न्यूक्लियस चार्ज होगा कैसा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी कि धनात्मक। ठीक है ना, यानी कि धनात्मक। क्यों, इसके ऊपर अभी हम आपको बताएंगे, अभी ही बताएंगे। पहले चलिए ये क्लियर हो गया आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट, पूरा क्वेश्चन क्लियर। न्यूक्लियस की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की। उसके बाद न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इसकी साइज को किस में मापते हैं, तो फर्मी में मापते हैं। एक फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और इस पर चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी कि धनात्मक चार्ज होता है। आगे चलिए सर, ये हो गया न्यूक्लियस। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन से जो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसको हम खत्म कर देते हैं। चलिए उस पर हम काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है ना, जे थॉमसन, आप सभी को याद भी होगा ट्रिक ईट पर नाच। जे थॉमसन ने किया था 1897 में। देखिए ईयर इंपॉर्टेंट है नहीं, साइंस में ईयर का से कोई मतलब ही नहीं है, पूछता भी नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में एक दो मैं बताऊंगा ईयर, वो आपके ग्रुप डी में पूछा भी गया था, तो उसको याद करना पड़ेगा। पूछा गया तो पूछा गया, उसमें मैं क्या करूँ। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन का मास आपसे पूछ लिया जाता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो होती है कितनी, 9.31 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9.31 या फिर आप बोलेंगे 9.1, यही आपको एग्जाम में मिलेगा। 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है इसको आप समझिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी कैसा चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, ये कैसा होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज जो होता है इसके ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस होगा, क्योंकि माइनस होगा, नेगेटिव है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना,
1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये सोच रहे होंगे आप कूलाम क्या, देखिए ये जो मैंने कहा चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। वो क्या होती है आपकी कूलाम, COULOMB कूलाम, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, किसमें, माइनस में। तो हमें ये बताइए इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। कितना चार्ज इसके ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कूलाम क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है। खोज किसने किया, जे थॉमसन ने 1897 में। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ठीक है भाई, अब आते हैं हम आपको प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन का फैक्ट बताते हैं। प्रोटॉन का खोज आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो ईट पर नाच, ठीक है ना भाई। तो इसकी खोज आपके एग्जाम में देखिए रदरफोर्ड भी मिल सकता है ऑप्शन में। अगर ये नहीं मिलेगा तब आप क्या करेंगे, गोल्डस्टीन, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, गोल्डस्टीन, ठीक। क्योंकि देखिए कमीशन इसको भी कई बार सही दिया है और कई बार इसको भी दिया, अब ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपको, या तो रदरफोर्ड रहेगा या गोल्डस्टीन, दोनों कभी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसका आपका मास आपसे पूछ लिया जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना, 1.672। चार्ज इसके ऊपर कैसा होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। कैसा चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और वैल्यू इसके चार्ज के यानी कि एक प्रोटॉन पे कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्यों, क्योंकि जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। प्रोटॉन हो गया मेरे भाई। अब आइए न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लें। न्यूट्रॉन, ठीक है ना भाई, न्यूट्रॉन। देखिए सबसे पहले तो इसकी खोज किसने किया था, तो ईट पर नाच बोले तो सी बोले तो चैडविक, ने इसकी खोज की थी 1932 में, 1932 में। अब आपसे इसका मास पूछा जाएगा, तो याद रखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ याद रखिएगा इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो जीरो चार्ज होता है, ठीक है ना, जीरो चार्ज, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी जीरो चार्ज। यानी ये कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं। ये कैसा होता है, तो आपका उदासीन होता है, ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आपको इतना क्लियर है या नहीं है। देखिए यहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे भाई, याद रखिएगा। क्या क्या हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने 1897 में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.31 या फिर 9.1 10⁻⁻31 kg। चार्ज कैसा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये जीरो चार्ज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद आ गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ अब आपको समझा दूँ कि मैंने न्यूक्लियस को क्यों कहा था ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखिए यहाँ आपको मैंने बताया ये आपका क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज। सिंपल सी बात है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, यहाँ नहीं यहीं पे बना दूँ। ये जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो। तो यानी कि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के कारण। इसलिए न्यूक्लियस का आपसे पूछता है कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतना क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्लियर हो गया, आपको एटम क्लियर हो गया, न्यूक्लियस क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूम रही होती है तो इस पर कैसा एनर्जी लग रहा होगा, तो नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना भाई, नेगेटिव एनर्जी। अब जैसे ही देखिए ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन,
इससे क्या है, बंधी हुई है, यानी कि इसलिए तब तक ये घूम रही होगी। सिंपल से ऐसे रस्सी लेके घुमाओ, फेंक घुमाते रहो, जैसे रस्सी टूटेगी तो वो क्या होता है, ईटा बाहर आ जाता है ना। उसी प्रकार जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एनर्जी यहाँ से मिल जाए, कोई थर्मल एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना, कोई भी हीट एनर्जी मिल जाए, जैसे ही इसको एनर्जी मिल जाएगी, इसको जैसे भी एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। यानी इस एटम से बाहर आ गया ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का एक अलग नाम हो जाएगा जिसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया भाई, समझ में आया। मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तब और चीज़ें क्लियर होगी। देखिए ये आपका एटम हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ प्रोटॉन है प्लस यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रही है। ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके चारों तरफ से घूम रही है क्योंकि इसके बीच क्या है, बाउंडेड है, या फिर यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और भूल गया आपको, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या मैंने कहा कि ये तब तक घूमते रहेगा जब तक कि ये बाउंडेड रहेगा। जैसे ही इसको कोई बाहर से इसको एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी मान लेते मिल गई, ठीक है, तब जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एटम से बाहर आ जाएगा इस प्रकार, और इसको हम क्या नाम देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, समझ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन का हम इसे नाम देंगे। क्लियर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा अब करंट का काम करेगा। अब ये देखिए एटम के अंदर इस प्रकार से वेल मैनर में अरेंज था, अब ये क्या हो गया, एटम से बाहर इस तरह से इधर उधर भागेगा जिग जैग पाथ में, ठीक। क्लियर, इतना अभी आपको समझ में आया। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं आप समझ में आ रहे हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहेंगे। आपको अभी इतना समझ में आ गया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे काम आ रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इतना क्लियर है। देखिए ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके अंदर आपका क्या है, केवल और केवल प्रोटॉन है। यहाँ मैंने आपको फिगर में दिखाया था, है ना, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। तो पॉजिटिवली चार्ज अंदर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, यानी कि प्रतिकर्षण होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण नहीं देखने को मिलता। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स काम करता है जिसको आप क्या कहते हैं, नाभिक बल, जिसको आप क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, जिसको आप क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स यानी हिंदी में से कहेंगे नाभिक बल, ठीक है। और ये बल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में भी अगर पूछ लिया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। और नेचर इसका कैसा होता है, तो अट्रैक्टिव, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जहाँ पर फोर्स, इन दोनों के बीच फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो देखिए ये दोनों पास रहेंगे, जहाँ फोर्स कम रहेगा तो फेंका जाएगा, तो दूर दूर हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पर प्रोटॉन 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 पूरा अंदर में प्रोटॉन भरे होने के बाद भी यहाँ पर प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर काम करता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है पूरी ब्रह्मांड में। और ये कैसा होता है नेचर में, तो ये अट्रैक्टिव होता है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स में ये जो फोर्स काम करता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज में काम करता है, यानी कि छोटा सा शेप है, इसीलिए तो न्यूक्लियस का, तभी तो यहाँ पर अगर इस न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा होता और इसके अंदर प्रोटॉन भरी हुई रहती, तब यहाँ पर ये नाभिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स एकदम छोटे से रेंज में काम करती है। और न्यूक्लियस का साइज ही सोचिए, एटम ही कितना छोटा था, बताया था ना मैंने, ये मैटर है, मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम है, इसके अंदर एटम है, एक एटम बाहर निकाला और उसके अंदर ये न्यूक्लियस आपका। तो ये न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा है, इसलिए आपका इसके अंदर क्या काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ब्रह्मांड की, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये शॉर्ट रेंज में काम करता है। तो न्यूक्लियस से आपको जितना चीज़ें हमने बताया वो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। 1911 में रदरफोर्ड ने खोज की, स्मॉलेस्ट साइज होती है, ये स्मॉलेस्ट साइज छोटी आकार, देखिए मैंने यहाँ भी बताया था। और इसी कारण इसके अंदर आपका काम करता है न्यूक्लियर फोर्स, ताकि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन, प्रतिकर्षण होने के बाद भी ये बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ काम करता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कैसा होता है, नेचर में अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है। न्यूक्लियस की जो साइज को जो हम मापते हैं किसमें, फर्मी में, एक फर्मी को जो 10⁻⁻15 मीटर कैसा चार्ज होगा न्यूक्लियस, तो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और अभी सुनिए, देखिए हमने बताया आपको न्यूक्लियस के बारे में, है ना, ये आपका क्या था, एटम था, एटम के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस है, ये आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताऊँ अगर, तो ये जो आपका एटम है ये, ठीक है, ये आपका पूरा एटम है, इस एटम को आप जो देख रहे हैं इसके अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस है। ये जो एटम आप देख रहे हैं, एटम का जो साइज होता है ना, ये जो एटम है, एटम का जो साइज है, इसको किस में मापा जाता है एटम के साइज को, तो एटम के साइज को, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो एंगस्ट्रम में, ठीक है ना, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इंग्लिश के टीचर भी नहीं है हम, और अभी भी हमेशा खुद को छात्र ही मानना चाहिए, आपने सुना भी है, क्योंकि
आप जब तक छात्र हैं तब तक आप किताबों को पढ़ रहे हैं, और जब तक आप किताबों को पढ़ रहे हैं तब तक आप चीज़ें और भी बहुत स्मूथ वे में नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, और नई नई चीज़ें सीखने के दौरान ही आप कई तरह की चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये एटम है, एटम के साइज को क्या किया जाता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। मैंने बताया न्यूक्लियस को किस साइज को किस में मापा जाता है, तो फर्मी में मापा जाता है। और मैंने क्या बताया, एक फर्मी इक्वल्स टू 10⁻−15 मीटर, है ना जी। इतना आपको क्लियर होगा, एटम का साइज भी क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ और मैं ये बताइए, देखिए आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, हमने बताया इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमने बताई 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। फिर हमने आपको बताया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा नेगेटिव, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, प्रोटॉन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, इस पर चार्ज कैसा है, तो पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज, मतलब कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, है ना, क्लियर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में ये पूछा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में आपसे पूछा था क्या कि आवेश का मान क्या होता है, यानी आपसे इंग्लिश में अगर हम बोलें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ चार्ज, आवेश को क्या बोलेंगे, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमें ये बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 10⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पे कितना है 1.6 10⁻19 कूलाम। तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखेंगे, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज है, और ये प्रोटॉन पे कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यहाँ माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 0 चार्ज है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में आवेश का मान होता है, तो देखिए आवेश क्या है, आवेश यानी कि ये जो चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 10⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पे भी कितना है 1.6 10⁻19 कूलाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश का मान क्या होता है, तो समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। इसको क्या बोलेंगे, इक्वल, कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कई लोग क्या किए गलती एग्जाम में, माइनस और माइनस यहाँ पर बोल दिए ये प्लस है। भाई ये माइनस और प्लस ये तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ये आवेश का मान नहीं है, आवेश का मान तो ये है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश का मान क्या होता है, आपका समान होता है, इक्वल होता है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, एक तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, ठीक है, फिर हमने बताया आपको मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर हमने आपको बताया मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन मास कितना बताया हमने इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg बताया था ना जी। उसके बाद हमने मास ऑफ प्रोटॉन कितना बताया, 1.672 10⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने बताया 1.675 इंटू 10⁻27 kg, यही बताए थे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। देखिए यहाँ 10⁻31 है लेकिन माइनस में है, यहाँ 10⁻27। सबसे पहले हमने ये पता है कि नेगेटिव में जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो इसको तो हटाइए, ये सबसे छोटा होगा क्योंकि ये नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब ये मैथ का पार्ट है, इसको हमने बताया, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा, इतना तो ये क्लियर हो गया। यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, माइनस में। अब यहाँ देखिए अप्रॉक्स वैल्यू 1.672 और यहाँ 1.675, नेगेटिव में जितना छोटा उतना वो बड़ा, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन उतना ही बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका को याद रखना है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, सबसे भारी या फिर बोल सकते हैं हैवीएस्ट, ठीक है ना, भारी। और ये सबसे क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट या फिर हल्का। तो मास भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आपको पूछ लिया जाता है सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए, तो ये भी आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, हमने बताया ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, वहाँ पे कैसी एनर्जी काम करती है, तो कैसी एनर्जी काम कर रही होती है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी काम कर रही होती है।
फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया है, मैंने आपको समझा दिया फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता दूं क्योंकि देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब हम आपको अभी समझाएंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को, ठीक है, तब तक समझ ही नहीं आएगा अगर आपको नहीं समझाएंगे तो। अभी हम आपको क्या बताया था, ये आपका क्या है, एटम है, यह क्या है आपका एटम है, और एटम के अंदर क्या आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर घूम रही चारों तरफ, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आराम से इससे बाउंडेड है, तब तक ये क्या करेगी, इसकी चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती रहेगी। ये लड़का इस लड़की के चारों तरफ तब तक घूमता रहेगा जब तक इसकी ब्रेकअप ना हो जाए। ब्रेकअप के लिए क्या किया, बाहर से किसी ने ताना मार दिया, कोई एनर्जी दे दी, ठीक है ना, मैं बोला हीट एनर्जी दे दिया गया इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया, और ये जो बाहर निकला फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया, ठीक है ना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, करंट की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट की फॉर्मेशन करेगी। अब बस शर्तें क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करनी चाहिए। हालांकि अभी तो इस दिशा में मूव करेगी नहीं, कभी इधर मूव करेगी, कभी उधर मूव करेगी, तो अब इसको एक दिशा देने के लिए भी हम आगे पढ़ेंगे, बैटरी वगैरह कंसेप्ट उस पर आएंगे। अभी बस इतना समझिए फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, ठीक है। यानी जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि क्या आ गया, आपका करंट की बात आ गई, ठीक है, समझ में आ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी करंट से क्या आपका निर्माण होगा, करंट का निर्माण होगा, ठीक है, बस शर्त है कि केवल उसको एक डायरेक्शन मिल जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक आपका कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक। तो इस किसको कहेंगे हम कंडक्टर, किसको कहेंगे चालक, समझ जाइएगा कि जिस भी मटेरियल में, ठीक है ना, मिलियन में बोल सकते हैं या बिलियन में कह सकते हैं, ठीक है ना, मिलियनों में आप बोल सकते हैं, मिलियंस तो कम ही पड़ जाएगा, आप बोलिए बिलियंस में, ठीक है ना, अरबों खरबों में, बिलियंस में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, कंडक्टर। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलियंस बिलियन में, यानी कि सबसे अधिक अमाउंट में आपका किस में प्रेजेंट होता है, कंडक्टर यानी कि चालक में, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि कंडक्टर इज करंट इज फ्लो ईजिली इन कंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं करंट सबसे ज़्यादा जो फ्लो करती है किसमें, कंडक्टर से। क्यों करंट फ्लो करती है, क्योंकि कंडक्टर में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन तो करंट प्रोड्यूस करती है, बस शर्ते केवल एक डायरेक्शन इसको मिल जाना चाहिए। अभी देखिए भाई, इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इतना आराम से घूम रहा था, लेकिन ये जैसे ही बाहर आया तो इस एटम के बाहर इधर उधर जिग जैग में घूमने लगा। अब इसको एक दिशा देने के लिए, एक डायरेक्शन में ये घूमे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, आगे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। कंडक्टर समझ में आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, सभी मेटल्स क्या है आपके, कंडक्टर है। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्या है आपके, कंडक्टर है, समझ गए। अब इसमें आपको और एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कि सिल्वर आपका हो जाएगा, कॉपर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आप ह्यूमन इंसान हो गया, ह्यूमन बॉडी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है, करंट आपके बॉडी से आराम से फ्लो कर जाता है। उसके बाद आपके जितने भी एलॉयज़ हो गए, ठीक है ना, यानी कि जो मिश्र धातु आप जिसको कहते हैं, मिश्र धातु, मैं लिख दे रहा हूँ मिश्र धातु, अब भाई याद कर लेंगे, केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ाएंगे एलॉय को। तो ये मिश्र धातु है, जितने भी मिश्र धातु बोले तो आपका नाइक्रोम हो गया, ठीक है ना, नाइक्रोम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है ना, मैग्नीन हो गया, सॉरी मैग्नीन हो जाएगा आपका, मतलब मिश्र धातु जितने भी है। ग्रेफाइट आपका GRA पे जो ग्रेफाइट हो गया। आप घरों में जो पानी यूज़ करते हैं यानी कि नॉर्मल वाटर, ठीक है ना, नॉर्मल वाटर, ये सभी क्या आपका कंडक्टर है, यानी कि इससे इजी वे में करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है ना, इजी वे में क्या करेगा आपका करंट फ्लो करेगा। समझ में, कंडक्टर में क्या है, फ्री करंट फ्लो कर रहा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मैं आपको कंसेप्ट दे दिया। दूसरा आपका होता है एक इंसुलेटर, इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर को आप क्या कहते हैं, कुचालक। कुचालक मतलब इससे करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब इसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर बात कर ली जाए तो क्या कहेंगे, वुड हो गया आपका, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, लबड़ हो गया, ठीक है ना, लबड़ हो गया, ये सभी क्या हो गया आपके इंसुलेटर हो गया। तीसरा अंतिम आपका क्या आता है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। यानी का करंट इससे फ्लो तो करेगी लेकिन बहुत अधिक फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना, मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फ्यू होती है, कम होती है, ठीक है ना, कम होती तो है लेकिन कम होती है, इसलिए कम होने के कारण इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। बट अगर इसमें थोड़ा सा आप टेम्परेचर का वेरिएशन करेंगे तो आपका हो सकता है कि ये सेमीकंडक्टर
इंसुलेटर में ही पूरी तरह से बदल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप टेम्परेचर के वेरिएशन से इस सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में भी बदल सकते हैं। देखिए कंडक्टर क्या है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितने भी मेटल्स हो गए क्या हो गया, कंडक्टर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा, ठीक है ना। बेस्ट कंडक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, कॉपर और सिल्वर, ठीक है ना। कॉपर और सिल्वर यानी कि कॉपर और चांदी, क्या कहेंगे, कॉपर और सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई, यह सारी चीज़ें क्लियर है इतनी की नहीं है, बताइए। अभी देखिए इसके एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा सिलिकन, ठीक है ना, सिलिकन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकन और जर्मेनियम ये याद कर लीजिएगा, सिलिकन एंड जर्मेनियम, इतना चीज़ क्लियर है। तो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लिया है, ठीक, हमने सेमीकंडक्टर समझ लिया, कंडक्टर समझ लिया, इंसुलेटर समझ लिया, पूरे एटम्स को हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को समझ लिए, न्यूक्लियस देख लिए, उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हमने चीज़ें देखी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ रहे होंगे तो फिजिक्स में क्या पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी में। और हमने फाइनली ये समझ लिया कि जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पढ़ना है, यानी कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूवमेंट करने लगेगी तो आपको क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। बस इसको एक डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। वो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। और जितना अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी वो क्या होगा, आपका कंडक्टर होगा। जितना कम यानी कि कम है, थोड़ी बहुत है, तो वो सेमीकंडक्टर, बिल्कुल नहीं है तो वो एक कुछ चालक, यानी लकड़ी जो आप देखते हैं वहाँ पे क्या आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। और मैं कुछ डाटा आपको और लिखा दूँ अगर यहाँ पर, तो मुझे याद आने लग गई है। अब मैं आपको बताऊँ, मास ऑफ अर्थ भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। अर्थ की मास कितनी होती है, तो 6 पॉइंट कितनी होती है भाई, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 1 लाइट ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1 लाइट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। जितना फैक्चुअल डाटा मैं लिखवा दे रहा हूँ भाई, देखो साथ के साथ ही 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है कितना, 1 लाइट इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। या फिर अगर मीटर में आपको एग्जाम में देगा तो होगा 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो देख लीजिएगा मीटर में ऑप्शन में कि किलोमीटर में, ठीक है। और एक पार्सेक इक्वल्स टू भी याद ही कर लीजिए भाई, काहे उसको छोड़िएगा। एक पार्सेक इक्वल्स टू क्या होता है, एक पार्सेक इक्वल्स टू 3.6 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर का कितना, सॉरी, एक पार्सेक इक्वल्स टू कितना, 3.6 लाइट ईयर, यानी कि लाइट का जो ईयर है उसका 3.6 टाइम्स कर देना। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 9.46 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर में बोलेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चीज़ें क्लियर हो गई भाई। फाइनली यहाँ तक हम आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। कमेंट करके बताइए, चीज़ें आपको पूरी एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से चीज़ें हमने उठाई है कि जो बच्चा कभी भी नहीं कुछ पढ़ा है, साइंस नहीं पढ़ा, उसको समझ में आए भाई कि एटम होता क्या है। पहले तो ये ब्रह्मांड बनी किससे है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भाई हम जब पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, केमिस्ट्री को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बायोलॉजी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होती है, ये प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, जो करंट फ्लो कर रही होगी, करंट फ्लो कैसे करेगी ये इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होती है। जब भी कोई चीज़ बाउंडेड होती है तो वहाँ कैसी एनर्जी काम करती है, नेगेटिव एनर्जी काम करती है। जब इसे मैं बाहर से एनर्जी दिया, मुझे आप एनर्जी, मैं बंधा हुआ, आप मुझे बाहर से हेल्प करेंगे, एनर्जी दोगे, तब मैं उस रस्सी को तोड़ूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैं जैसे ही बाहर आऊँगा तो फ्री कराऊंगा, फ्री इधर उधर घूमूंगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे दिए फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूवमेंट करने लगेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट, ठीक है। वो हम आगे की कहानी लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए कमेंट करके मैं बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो भी दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग कल अगले पार्ट 2 में, यानी कि 39th क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।